नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और इस्तीफ़ा देने के तकरीबन घंटे के बाद उनका नाम जो है वो नो फ्लाई लिस्ट या इंटरनेशनल ट्रैवल जिन लोगों को इजाज़त नहीं होती उस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। अब जो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है, उस इस्तीफ़े की बहुत सारी, जो लंबा उन्होंने 2 पेजेस का एक लेटर लिखा है, तो बहुत सारे लोग इसको उस प्रेशर के साथ भी एसोसिएट कर रहे हैं जो कि तारिक मलिक साहब के ऊपर था। उन्होंने लिखा है कि उनके ऊपर, यानी इससे ज़ाहिर लगता है कि उनके ऊपर दबाव है, उनको कहा जा रहा है कि वो ए काम करें या बी काम करें, और ये हमारी इन्फॉर्मेशन है कि उनके साथ ऐसा किया जा रहा था। नादरा एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर 100% जो है वो जिसका एसोसिएशन जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ है। ऑफ कोर्स नादरा का डेटा जो है उसके तक उसकी एक्सेस होती है। नादरा का डेटा जो बेचना जो है वो एक $multi-million, रुपया नहीं, $multi-million का कारोबार है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो डेटा है बेचा जाता है, पाकिस्तान के तमाम सिटीज़न का डेटा जो है वो पब्लिक डोमेन, पब्लिक क्या कह सकते हैं ना, हैकर्स ने हैक करके पब्लिक में रखा हुआ था, लोगों के पास दस्तियाब है। उसके अलावा आज भी अगर आपने किसी का एफआरसी निकलवाना हो, आपने किसी का फैमिली ट्री निकलवाना हो, आपने नादरा का क्या कहते हैं ना, शनाख्ती कार्ड निकलवाना हो, शनाख्ती कार्ड के आगे रजिस्टर्ड नंबर हो, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, जिनमें शामिल होकर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और लोग जो इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं ना, तंजीम इदारों में काम करते हैं, वो ये डेटा प्रोवाइड करते हैं और उसके पैसे लेते हैं। पैसे आपको पाकिस्तान का जो अंडरग्राउंड बैंकिंग सिस्टम है, जो मोबाइल बैंकिंग सिस्टम है, उसके ज़रिए पे किए जाते हैं, और अगर कोई करना चाहे ट्रैक तो कर भी सकता है। लेकिन दूसरे नंबर पे यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान के शहरी एक्स या पाकिस्तान के शहरी वाई का डेटा जो है वो चोरी होता रहा है, सरे बाज़ार बिकता रहा है, हमेशा लोगों के जो हैं वो क्या कहते हैं ना, शनाख्ती कार्ड नंबर, एफआईआर शेयर कर दी जाती हैं, तो जो सैंक्टिटी है वो क्या हर शहरी की बराबर नहीं है? जो प्राइवेसी का हक है वो क्या जनरल आसिम मुनीर का या उनकी फैमिली का ज़्यादा है, और एक XYZ या अब्दुल रशीद या अब्दुल गफूर या इमदाद या चिराग या किसी का भी कम है? मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं प्राइवेसी के बारे में, और जो ह्यूमन राइट्स के बारे में, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स और बेसिक वैल्यूज़ के बारे में है, वो हमारे हमेशा फ़ौज के बारे में मुख्तलिफ क्यों हो जाते हैं। यानी पार्लियामेंट पे जनरल ज़हीर की क़यादत में जो धरना था, हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल जो है उसकी क़यादत में धरना आता है, पार्लियामेंट पे हमला करता है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पे हमला करता है, और मौलवी शकूर कहता है कि जी हमारी फ़ौजियों से बात होगी, वो कहते गेट के उस तरफ हम, इस तरफ आप। वो सारी बातें रिकॉर्ड के ऊपर हैं, सारा कुछ जो है वो ईमा पे हुआ, मौलवी शकूर को किसने पैसे दे के बुलाया, ये सारी दुनिया जानती है। वो सैंक्टिटी नहीं है। उसके खिलाफ कोई कमीशन नहीं बैठेगा, उसके खिलाफ कोई ट्रिब्यूनल नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई करारदादें पास नहीं की जाएंगी। लेकिन क़यामत आ गई, जो किसी ने मोर उठा लिया और भिंडियों का सालन उठा लिया, या स्ट्रॉबेरीज जो है फ्रोज़न में ले गया, या किसी ने लेट से किसी बिल्डिंग की या किसी इदारे की तौहीन की, तो तौहीन तो पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस या जिना हाउस या GHQ सबकी बराबर होनी चाहिए। वैल्यू तो सबकी है। टेक्निकली तो सुप्रीम पार्लियामेंट की और प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो जो सैंक्टिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि रियासत जो है उसका सिंबल है एक। अब वहाँ पे कोई बात नहीं की जाती। जबकि दूसरी जानिब अब ये डेटा की बात की जाए, पाकिस्तान के किसी भी शहरी का डेटा हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, ना प्राइवेसी के ऊपर कोई इशू आता है, ना कोई और चीज़ आता है। लेकिन यहाँ पे आप क़यामत आ गई है कि जी फ़लाने का डेटा जो है वो क्यों हासिल किया गया। तो जनाब आप अपने इदारे में चेक करें। आपके पास अगर ये सिस्टम है कि आप लोगों की फ़ोन कॉलें टैप कर सकते हैं, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स के मैसेज उठा सकते हैं, तो आपको क्या ये नहीं पता कि कौन ऐसे अफराद हैं जो इदारों के अंदर बैठकर, और मैं सिविलियन और मिलिट्री दोनों इदारों की बात कर रहा हूँ, डेटा बेचते हैं, उसके पैसे वसूल करते हैं, और रोज़ाना के हिसाब से करोड़ों की दिहाड़ी लगाते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आती, यानी पाकिस्तान का वीज़ा, जिसका नादरा से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो लोग आते हैं उनमें से बहुत सारों का नादरा के सिस्टम के थ्रू जो है वो चेक किया जाता है। उसके ऊपर जो है वो एजेंसियाँ अपनी ओपिनियन देती हैं। 1000 से 1500, 1500 से 2-2000 डॉलर्स का एक एक वीज़ा बिकता रहा है, अभी भी बिक रहे हैं, लोग लेते हैं पैसे। मैंने दर्जनों अफ़गान जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के वीज़े जो हैं इन एजेंट्स के ज़रिए जो काबुल में बैठे हुए हैं उनसे लिए हैं, और गारंटी के मुताबिक एग्जैक्ट डेट के ऊपर वीज़ा आता है। हमने ख़ुद बैठ के अप्लाई किए, कोई जवाब नहीं आता, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, या पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है।
आपको फिर पैसे दे के वो वीज़ा रिजेक्ट करवाना पड़ता है ताकि आप दोबारा एक एप्लीकेशन डाल सकें। लेकिन आप क्या कह सकते हैं, किसी एजेंट को पैसे दें, 2 दिन में वीज़ा आ जाता है। आजकल तो एजेंट काम एयर का टिकट साथ दे रहे हैं, टिकट लें वीज़ा लें दोनों बराबर आ जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये चीज़ें क्यों नज़र नहीं आती हैं और ये कितनी मुश्किल है। लेकिन जो फ़र्क है वो बुनियादी तौर पे ये है कि जनरल साहब की फैमिली और जनरल साहब की सैंक्टिटी ज़्यादा है, किसी फ़र्द वाहिद की जो सैंक्टिटी है वो कम है। तो नादरा का जो इशू है वो मैं तो ये समझता हूँ, मैंने आज ट्वीट भी किया कि इसका ये जो ढोंग है ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। इसका एक फ़ौजी सरबराह हाजिर सर्विस लगाया जाना चाहिए और नादरा को आईएसआई का एक सबॉर्डिनेट इदारा बना दिया जाए। तो ये जो ढोंग है, ये ढोंग ख़त्म कर दिया जाए कि हमारा इदारा है, ये सिविलियन इदारा है और ये सारी बातें ये जिनका इदारा है वो संभाल लें। फिर जाहिर बात है अगर वो संभाल लेंगे तो उस डेटा की और सारे की जो सैंक्टिटी, उसकी जो रिस्पेक्ट है दुनिया में, वो भी उसी हिसाब से होगी। तो जो बाकी उन्होंने माशाल्लाह काम चला लिए वो ये भी चला लें। आई मीन मेरे नज़दीक तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि हम इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाएं और कोई सब्सटैंशियल काम भी करें, ना कि सिर्फ यहाँ बैठ के आपके सामने खबरें शेयर करें, बस इस काम को आगे लेके जाएं। तो आपका बहुत शुक्रिया देखने का। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।